प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपना 12वां पाठ कांच की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें कांच कैसे बना, इसकी खोज कैसे हुई, कांच के हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ काम आता है कांच, इसके बारे में बताया। लेकिन इससे पहले एक हमारी बहुत अच्छी चित्रकथा है, भीतर की आँख, और ये आज हम चित्रकथा को पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये चित्रकथा होती क्या है बच्चों? चित्रकथा चित्रों के माध्यम से कहानी कही जाती है और इसमें बच्चों की रोचकता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि साथ साथ कहानी के साथ साथ हमें चित्र भी दिखाई देता है। तो चित्र से क्या हो जाती है? कहानी की रोचकता बढ़ जाती है। हमें कल्पना करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सामने चित्र दिख रहा होता है। और इसीलिए कॉमिक्स, आपने देखा होगा, कॉमिक्स काफ़ी बच्चों में लोकप्रिय है। और अभी तो मोबाइल आने के बाद कॉमिक्स का जो है उपयोग ज़रा कम हो गया है, बच्चे ज़्यादा मोबाइल की तरफ है। नहीं तो आज से 15-20 साल पहले बच्चों का जो झुकाव था कॉमिक्स की तरफ, क्योंकि कॉमिक्स चित्रकथा पर ही आधारित होते थे। तो इससे एक तरह से हम कहेंगे कि बहुत अच्छा था। भाषा सीखने में भी बच्चे भले किताब ना पढ़ पाए, लेकिन कॉमिक्स चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद करते थे। और ख़ासकर जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो स्टेशनों पे भी हमेशा जो बुक स्टॉल है वहाँ पे कॉमिक ढूंढते दिखते हैं। तो हम चलते हैं अपने चित्रकथा भीतर की आँख। मुल्ला नसीरुद्दीन एक शाम चाय घर से घर वापस आ रहे थे, तभी किसी ने बगल से आवाज़ दी, अरे मुल्ला साहब ज़रा सुनिए तो चाय घर बच्चों क्या होता था, शाम को जो थे पहले जो नवाब लोग होते थे चाय घर में जाया करते थे, वहाँ चाय पी जाती थी। जैसे अभी आजकल टी स्टॉल है। तो क्या हुआ, मुल्ला ने कनखी से देखा तो उन्हें ख़ानदानी रईस किस्म का आदमी नज़र आया। तो ये क्या था? कनखी मतलब आँख के कोने से देखना। तो कनखी एक नया शब्द है आपके लिए। कनखी मतलब आँख के कोने से देखना, बिना सिर घुमाए। अगर हम किसी को देखते हैं बिना सिर घुमाए, उसकी तरफ देखे बिना, तो उसे कनखी से देखना कहा जाता है। तो मुल्ला जी ने क्या कहा? फरमाइए, मतलब पूछिए। मुल्ला साहब क्या बता सकेंगे कि शाही किला की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? तो एक राहगीर है, वो मुल्ला नसीरुद्दीन से किसका रास्ता पूछ रहा था? शाही किले का। मुल्ला के कान खड़े हो गए कि ये शख्स कौन है जो मुझे जानता है, मगर जनाब को ये कैसे पता चला कि मैं मुल्ला हूँ? तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये मेरे नाम को जानता है, लेकिन मैं तो इसे नहीं जानता हूँ। मुल्ला साहब, खुदा ने हर इंसान को बाहर की 2 आँखों के अलावा एक भीतर की आँखें भी दी हैं। लोग हैं कि उस आँख का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने उसे भीतर की आँख के जरिए यह जाना कि आप तो जनाब उसी भीतर की आँख से शाही किले का रास्ता भी जान लीजिए। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे वे काफ़ी हाजिर जवाब थे। तो राहगीर से जब उन्होंने कहा कि आपने मेरा नाम कैसे जाना, तो राहगीर ने उन्हें कहा कि ईश्वर ने, भगवान ने सबको भीतर की आँख भी दी हुई है, जो 2 बाहर की आँखें हैं उसके अलावा भीतर की आँख भी दी हुई है। तो मुल्ला जी बड़े हाजिर जवाब थे। उन्होंने तुरंत कहा कि आप फिर मुझसे क्या पूछ रहे हैं? किला जाने का रास्ता आप खुद अपने भीतर के ही आँख से
पूछ लीजिए कि किला कहाँ पे है, किला जाने का रास्ता कहाँ पे है। तो हम देख रहे हैं चित्र में वो आदमी को अपने, हम कहेंगे पहले वो चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि जो मुल्ला नसीरुद्दीन हैं वो बहुत तेज़ हैं, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया है झूठ बोलते हुए, तो देखे वो काफ़ी दुखी है। और मुल्ला नसीरुद्दीन काफ़ी हंसते हुए बात बता रहे। तो ये थी भीतर की आँख। इस कथा का नाम है भीतर की आँख। भीतर की आँख क्यों कहा गया है? कहा जाता है कि ये कि व्यक्ति जब किसी को, हम कहते हैं कि हम लोग एक आँख, जो दो आँखें हमें दिख रही हैं वो बाहर की आँख होती हैं, लेकिन भीतर की आँख से भी मनुष्य बहुत सी चीज़ें पता लगा लेता है। तो यही बात, यही चाल इस राहगीर ने भी कहा। शायद किसी ने बताया हो उसे कि ये मुल्ला नसीरुद्दीन है, क्योंकि वे चाय घर से आ रहे थे, हो सकता है किसी दूसरे इनके साथी ने, या उसे पता चल गया हो कि ये, या उनसे पहले कभी उसने देखा हो। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने अपने भीतर की आँख से आपको पहचाना है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी सही कहा कि अगर आप मुझे भीतर की आँख से पहचान गए तो किले का रास्ता भी आप अपने भीतर की आँख से ही पूछ लीजिए, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये था कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस यात्री या राहगीर की बोलती बंद कर दी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। तो बच्चों, आज हमारी कहानी है, ये परीक्षा में नहीं आएगा, तो ये था, ये चित्र कथा थी। अब हम चलते हैं अपने 12वें पाठ कांच की कहानी। और कांच बड़ा एक अद्भुत धातु है ना, हम इसमें चमक धातु की तरह होती है और लेकिन कमज़ोर होता है। कांच की खासियत क्या होता है? ये टूट जाता है, लेकिन चमकीली बहुत होती है, रंग बिरंगी होती है। कांच हमें अलग अलग रंगों में मिल जाते हैं, और इसकी जो चमक होती है कभी कभी तो सोने को भी फीकी कर देती है। मतलब ये चमकदार होती है, सस्ती होती है। सबसे पहली बात, कांच जो होता है एक सस्ती वस्तु है। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कैसे कांच की खोज हुई और कांच के क्या क्या उपयोग हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना 12वां पाठ कांच की कहानी। अनु की गुड़िया की शादी है, उसे बहुत सी तैयारियां करनी है। कल छुट्टी का दिन था। अनु माँ के साथ बाजार गई, साथ में अनिल भी था। अनिल कौन था बच्चों? अनु का भाई। अनु ने दुकान से कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ, माला और कुछ अन्य वस्तु खरीदी। माँ ने भी आचार रखने के लिए कांच के कुछ मर्तबान खरीद लिए। रास्ते में माँ ने कहा, अनु तुमने कांच की चूड़ियाँ क्यों खरीदी? ये तो जल्द ही टूट सकती हैं। तो अनु ने कांच की चूड़ियाँ खरीदी थी और माँ ने पूछा कि बेटा, बच्चों से जो होती है, जो कांच की चीज़ें बड़ी कमज़ोर होती हैं, बड़ी जल्दी टूट जाती हैं। तो माँ ने कारण पूछा कि आपने कांच की चूड़ियाँ क्यों खरीदी? क्योंकि माँ भी जानना चाहती थी, क्योंकि बच्चों को अगर प्लास्टिक की या किसी धातु की चूड़ियाँ होती तो आसानी से नहीं टूटती, क्योंकि बच्चे शायद कांच की चूड़ियाँ उतने ढंग से न रख पाए। तो अनु ने माँ का हाथ पकड़कर जरा शर्माते हुए कहा, माँ आपकी चूड़ियाँ भी तो कांच की है, इन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कैसे सुंदर रंग बिखर उठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अनु ने माँ को भी बताया कि माँ आपने भी तो कांच की ही चूड़ियाँ पहनी हैं। और कांच की चूड़ियों की बच्चों की खासियत होती है कि वो बहुत सुंदर होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, और उनमें जैसे कि कहा भी गया है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह चमकने लगती हैं। तो एक तरह से इसीलिए अनु भी कांच की चूड़ियों
को खरीदना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कांच की चूड़ियाँ खरीदी भी। लेकिन इसकी एक और कमी होती है कि जल्दी टूट जाती है। जैसा कि माँ ने कहा था, माँ ने प्यार से अनु का गाल छूकर कहा, पगली। मतलब क्योंकि वह भी माँ का ही अनुसरण कर रही थी। बच्चे भी वही करते हैं जो बड़ों को देखते हैं। तो अनु का जवाब बहुत ही अच्छा था कि माँ, अगर आपने अपने लिए कांच की चूड़ियाँ खरीदी हैं तो मैं क्यों नहीं कांच की चूड़ियाँ खरीदूँ। तो कहने का यही बात थी, यही उद्देश्य था कि जो बच्चे हैं अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसीलिए माँ भी उसे कुछ ना बोल पाई। माँ ने उसे प्यार से पगली कहा। क्यों? क्योंकि बच्चे माँ का जब अनुसरण करते हैं तो शायद माँ को खुशी भी होती है कि मेरा देखकर ही शायद वह अनु भी सीख रही है। शाम को अनु और अनिल माँ के साथ बगीचे में बैठे थे। अनु अपनी गुड़िया को सजा रही थी। अनिल बोला, वाह अनु, माला और चूड़ियाँ पहनकर तो सचमुच तुम्हारी गुड़िया सुंदर लगेगी। तो जो माला और ये चूड़ियाँ जो थी वो अनु ने अपनी गुड़िया के लिए ही खरीदी थी। तो हमने क्या देखा, क्योंकि अनु की गुड़िया की शादी थी, लोग बच्चे जो गुड़ियों की शादी का कराने का भी खेल करते हैं। तो इसीलिए ये सारी तैयारी चल रही थी, कल के छुट्टी के दिन के लिए थी। और अनु अपनी गुड़िया को उसी कांच की चूड़ियों से और माला से सजाना चाहती थी। तब क्या हुआ, तभी अनु ने पूछा, माँ ये चूड़ियाँ कैसे बनती? तो वे शायद गुड़िया को सजा रहे थे और अनु को कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई थी, इसीलिए वह जानना भी चाहती थी। उसने माँ से पूछा कि माँ, आपने भी चूड़ियाँ पहनी हैं, मुझे भी कांच की चूड़ियाँ आपको देखकर या इसका गुण देखकर पसंद आया, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं। सूरज की रोशनी पड़ने पर उसमें चमक आ जाती है, यहाँ तक कि ऐसी चमक जो सोने की चमक को भी फीकी कर दे। और इसीलिए अनु ने माँ से पूछा कि माँ आप बताइए, कांच की चूड़ियाँ बनती कैसे हैं? माँ बोली, कारखाने में कांच को गलाकर चूड़ियों की शक्ल में ढाला जाता है। तो माँ ने बताया कि ये जो कांच की चूड़ियाँ हैं कांच से बनती है, इसको कारखानों में गलाया जाता है। गलाने का अर्थ होता है पिघलाना। गलाना मतलब पिघलाना। ये नया शब्द आपको लगेगा। जब कांच को गर्म कर दिया जाता है बच्चों, तो क्या होता है, वह पिघलने लगता है। और उस समय इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। तो कांच की अगर हमें वस्तुएं बनानी होती हैं तो इसको कारखानों में पिघलाया जाता है, और उसके बाद जब वह तरल अवस्था में आ जाता है, बहने जैसे लगता है, तब उसको अलग अलग आकार बना के, चाहे चूड़ी बना लो, चाहे बल्ब बना लो, गमले बनाए जाते हैं, फूलदान बनाए जाते हैं, और कांच की बहुत सी चीज़ें बनती हैं, वे इसी तरह बनती हैं। पर कांच कैसे बनता है? अनिल पूछ बैठा। अनिल कौन था? अनिल किसका भाई था? अनु का भाई था। तो उसने कहा कि कांच की चूड़ियाँ तो कांच को गलाकर बनती हैं, लेकिन कांच कैसे बनता है? क्योंकि अब अनु की भी जो थी, अनु के भाई की भी दिलचस्पी कांच में बढ़ती जा रही थी। माँ ने हंसकर कहा, अच्छा तो तुम कांच की कहानी सुनना चाहते हो? माँ बताने लगी। तो दोनों भाई बहन, अब उनको जिज्ञासा आ गई थी कांच के बारे में पता करने की, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कांच के बारे में पूछा। और माँ ने भी उन्हें कहा कि ठीक है, मैं बता देती हूँ, और तुम ये कांच की कहानी सुनो। और ये कहानी बड़ी ही रोचक है। कांच की खोज की कहानी भी बड़ी रोचक है। कांच की जो कैसे खोज हुई थी, ये रोचक मतलब बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है, रोचक अच्छी लगती है।
तो ये बात लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। तो कांच लगभग 5000 साल पहले इसकी खोज हुई थी। एक बार मध्य एशिया के रेगिस्तान में ऊँटों पर सामान लादे कुछ व्यापारी यात्रा कर रहे थे। तो कुछ व्यापारी थे, उन्होंने ऊँट पे सामान लादा था। और बात कब की है? करीब 5000 वर्ष पहले की बात है। और मध्य एशिया, बच्चों आपने एशिया देखा है, एशिया महाद्वीप में ही भारत है। तो मध्य एशिया के जो रेगिस्तान थे उसमें व्यापारी पहले सामान को ऊँटों पर लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, खासकर जो रेगिस्तानी इलाके होते थे वहाँ पे ऊँटों का प्रयोग किया जाता था। और ये व्यापारी रेगिस्तान ऊँटों की मदद से ही पार किया करते थे, क्योंकि ऊँट ही एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में मतलब कि सामान पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उसके पैर धंसते नहीं हैं। और रेगिस्तान वो बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकता है। तो जब वो यात्री यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में रात हो गई। तो रेगिस्तान में रात हो गई, वे थक गए और उन्हें भूख भी लगी थी। व्यापारियों ने वहीं रुककर पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डालना मतलब रात को उन्होंने अपना एक ठिकाना बना लिया कि भाई आज रात को तो रेगिस्तान में ही रहना है हमें। तो वे रुक गए। उन्होंने ऊँटों पर लदा सामान नीचे उतार लिया, क्योंकि अब रात भर उनको रुकना था और वे नहीं चाहते थे कि उनके ऊँट रात भर बोझ में खड़े रहें, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा सामान लादा जा रहा था। ऊँट, घोड़े, गधे, खच्चर, ये सब जो जानवर हैं बच्चों, इन पर काफ़ी सामान लाद के एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता था। लेकिन जब हम कहेंगे रेगिस्तानी अगर इलाका होता है तो वहाँ पे ऊँटों का प्रयोग किया जाता। तो उन्होंने अपने सारे सामान उतार लिए। उस सामान में नाइट्रोन था। नाइट्रोन सोडा एक रसायन होता है जो ईंटों की शक्ल में था। रसायनों को ईंट के शक्ल में ले जाते थे, शायद उनको रखना आसान होता था। तो नाइट्रोन एक तरह का रसायन है, उसकी ईंटें बनी हुई थी, शायद उसको लादना रखना ज़्यादा आसान होता था। तो नाइट्रोन ईंटों के शक्ल में था। व्यापारियों ने भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाया। उन्होंने चूल्हे में 3 और वही नाइट्रोन की ईंटें लगा दी। तो उनको रेगिस्तान में पत्थर में नहीं मिलते थे, तो उन्होंने अपने ही जो रसायन थे उसके 3 ईंट निकाल लिए नाइट्रोन के, और 3 ईंटों की मदद से उन्होंने चूल्हा बना दिया और जिन्होंने खाना बनाया। उन्हीं ईंटों का चूल्हा बना करके रात का खाना बनाया और खाना खाकर सभी व्यापारी रात को सो गए, वे आराम करने लगे। चूल्हा उन्होंने जलता ही छोड़ दिया। तो पहले उन्होंने खाना बनाया उसी चूल्हे पे जिसकी ईंटें नाइट्रोन की थी, और खाना खाने के बाद शायद वे थक गए थे, उन्होंने जो चूल्हा था उसको बंद नहीं किया, उसे जलता ही छोड़ दिया। सुबह जब व्यापारियों की दृष्टि चूल्हे पर पड़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चूल्हे में कुछ मोती जैसे दाने चमक रहे थे। तो जब सुबह उनकी आँख खुली, वे चूल्हे के पास गए जो रात भर जलता रहा था। तो उनको कुछ मोती जैसे दाने जो कि चमक रहे थे वे मिले। मोती के दाने वहाँ कहाँ से आ गए? अनु और अनिल एक साथ बोल उठे। तो माँ जैसे कहानी सुना रही थी कि जैसे ही उन्होंने चूल्हे के ओर देखा सुबह, तो उनको छोटे छोटे मोती के दाने मिले, गोल गोल मोती के दाने। मोती काफ़ी चमकती है, चमकदार दाने होंगे। तो दोनों बच्चे अनु और अनिल दोनों कहानी को ध्यान से सुन रहे थे। उनसे नहीं रहा गया, फटाफट उन्होंने बोला कि ये मोती के दाने कहाँ से आ गए। माँ ने कहा इसका रहस्य तो व्यापारियों को भी समझ नहीं आ रहा था। तो माँ ने उनकी उत्सुकता बढ़ाते हुए उन्होंने कहा यही बात तो उन व्यापारियों को भी नहीं समझ आ रहा था जिन्होंने नाइट्रोन की ईंटों पर से रात को खाना बनाया था। फिर क्या हुआ? वास्तव में हुआ यह था कि आग के ताप से सोडा पिघलकर बालू के साथ मिल गया था। तो रेगिस्तान में बालू ही था नीचे, आसपास 3 ईंटों में उन्होंने नाइट्रोन था, एक रसायन होता है, और
जो तापमान बढ़ने के कारण, चूल्हे का तापमान अधिक होता है, सोडा जो था पिघलकर बालू के साथ मिल गया था। नीचे बालू था, चूल्हे तो बालू के ऊपर बनाया गया था, सोडा और बालू मिलकर कांच बन गया था। तो बच्चों बाद में ये पता चला कि जो कांच बनाने के लिए सोडा और बालू में सिलिकॉन एक और हम कहेंगे पदार्थ होता है, उसके मिलने से बनता है, जो आपको बड़ी कक्षाओं में पता चलेगा। तब क्या हुआ, वे दाने कांच के ही दाने थे। तो जो जैसे मोती समझ रहे थे, असल में किसके दाने थे, वे कांच के दाने थे। एक व्यापारी ने फिर से आग जलाई तो नाइट्रोन पुनः पिघलकर बहने लगा। यह वही द्रव्य था जिसे हम कांच या शीशे के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रोन जो था, ये जब बालू के साथ मिलता है ऊंचे तापमान पे तो कांच बनाता है और इसे द्रव्य बोला जाता है। द्रव्य मतलब जो बहे, द्रव्य मतलब जो बहे। तो इन्होंने देखा कि व्यापारियों ने भी इसकी जांच की कि अरे चूल्हे से ही आए, कोई बाहर से तो लेके नहीं आया था। तो उन्होंने उसको जांच करने के लिए फिर शायद चूल्हे में आग लगाई, तो उनको पता चला कि अरे यह तो नाइट्रोन और बालू के मिलने के कारण कांच बन रहा है और यह वह द्रव था जिसे हम कांच या शीशे के नाम से जानते हैं। तो ये कांच या फिर शीशा बोला जाता है। आज तो तुम जानते ही हो कि कांच का उपयोग बहुत बढ़ गया है। तो बच्चों, ये थी कांच की कहानी। उन व्यापारियों ने कांच की खोज की थी और वो भी हम कहेंगे वो अचानक से खोज की थी। उन्हें भी नहीं पता था कि नाइट्रोन और जो बालू को अगर ऊंचे तापमान पर एक साथ गलाया जाए तो कांच का निर्माण होता है। तो ये हम कहेंगे लगभग 5000 साल पहले इनकी जो खोज थी कांच की, वे भी काफ़ी रोचक है। अब चलते हैं। माँ ने कहा, इसका रहस्य तो अब आगे चलते हैं। अब दोनों बच्चों ने माँ से पूछना शुरू किया। कौन सा प्रश्न? माँ, हमारे घर की खिड़कियाँ दरवाजे पर कांच ही तो लगा है, लैंप। अब कांच कहाँ कहाँ लगा है बच्चों? खिड़कियों पे होता है, दरवाज़ों में होता है, लैंप, बल्ब, दर्पण। दर्पण क्या होता है? आईना, जिस पे हम लोग चेहरा देखते हैं, वह भी कांच का ही बना होता है। कार और बसों की खिड़कियों में भी कांच ही होता है, अनु बोली। लेकिन एक बात बेटा, उस समय के कांच और आज के कांच में अंतर है। पहले कांच साफ नहीं दिखाई देता था, अब तो कांच को बहुत हल्का, साफ, पारदर्शक बना दिया गया है। ऐसा करने के लिए रेत या सिलिका में कुछ विशेष पदार्थ मिलाए जाते हैं, माँ ने बताया। तो बच्चों, जो रेत या बालू की हम बात कर रहे थे, उसमें सिलिका एक होता है पदार्थ, और उसमें तरह तरह के हम कहेंगे कुछ विशेष पदार्थ मिलाए जाते हैं। अगर आपको रंगीन कांच बनाना होता है, हल्का कांच बनाना होता है, पारदर्शक कांच बनाना पड़ता है। पारदर्शक मतलब जिसके आसपास रोशनी जा सके। तो जो प्राचीन काल में जो पहले जो कांच बने थे वो उतने साफ नहीं थे, तो उनमें उतनी चमक नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने जब कांच का ज्ञान हुआ तो उसमें हमने सिलिका के साथ कुछ और रासायनिक पदार्थों को मिलाना शुरू किया, जो कि कांच को अलग अलग रंग देते थे। तो बच्चों, ये चूड़ियों के जो रंगीन कांच आते हैं वो सिलिका में अलग अलग तरह के रसायनों को मिलाने के कारण आते हैं, माँ ने बताया। अनिल बोला, हमारे विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में रखे उपकरण, बीकर, जार, नली आदि भी कांच के बने हैं। तो कांच के तो ये घरेलू सामानों के अलावा खिड़कियों के शीशों के अलावा भी क्या होता है, विज्ञान प्रयोगशाला में आप देखोगे
तो उसमें जो उपकरण होते हैं वे कांच के बने होते हैं, जैसे बीकर, जार, नली, ये सब कांच के बने होते हैं। क्योंकि जो प्रयोग होते हैं बच्चों, वो कांच से, पारदर्शक कांच से हमें साफ दिखता है। तो इसीलिए जो विज्ञान प्रयोगशाला में जो भी चीज़ होते हैं उनको कांच के ही हम कहेंगे उपकरणों में ही रखा जाता है। जैसे बीकर, जार, नली, ये सब क्यों है? क्योंकि पारदर्शक होती हैं, उनके अंदर रखी चीज़ें हमें बड़ी साफ दिखती हैं। और कांच की एक और विशेषता होती है कि इन पर रसायनों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण से जितनी भी प्रयोगशाला में वस्तुएं होती हैं वो कांच की बनी होती है, और ख़ास किस्म की कांच होती है जो आग पे गर्म करने पे भी नहीं टूटती। ये तो असल में कांच तो एक कमज़ोर पदार्थ है, लेकिन जो प्रयोगशाला की जो कांच होती है, वो प्रयोगशाला की जो उपकरण बने होते हैं उसका कांच काफ़ी मजबूत होता है। आग से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तरह तरह के जो रसायन होते हैं उसका भी कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये हम कहेंगे, ये था कांच का गुण। हमारी अध्यापिका जी ने बताया था कि आजकल कांच के पतले पतले धागे भी बनाए जाते हैं जिनसे कपड़ा बुना जाता है। इन कपड़ों से बने वस्त्र पर आग का असर नहीं होता। तो बच्चों, ये आग रोधी होती है। इस कांच के बड़े पतले पतले धागे बनाए जाते हैं गर्म करके कारखानों में, और इन धागों को, ये काफ़ी लचीले होते हैं, इनसे कपड़ा बुना जाता है। जब इन धागों से कपड़ा बुना जाता है तो वह क्या होता है, उस वस्त्र पे आग का असर नहीं होता है। तो खासकर जो अब फायर ब्रिगेड, आपने सुना होगा, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं उनको ऐसे वस्त्र दिए जाते हैं। ऐसे वस्त्र का क्या फ़ायदा होता है कि अगर वो किसी जलती इमारत में भी चले जाएंगे तो उनके जो कपड़ों में आग नहीं लगेगी, क्योंकि वो कांच के बने हैं। कांच के कपड़े, कांच के जो धागे बने होते हैं उनमें आग नहीं लगती, और इसमें जो ऊष्मा भी अंदर नहीं जा पाती, तो गर्मी भी बाहर रहती है। और उनके जो हम कहेंगे अग्निरोधी जो वस्त्र है उस पर आग का असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कांच आग नहीं पकड़ता है। कांच की क्या खासियत होती कुछ कि ये तो सबसे पहली बात, ये सस्ता होता है। आजकल के कांच तो पारदर्शक भी होते हैं, मतलब आर पार दिखने वाले, इसीलिए उनका प्रयोग खिड़कियों के कांच, शीशे बनाने के लिए किया जाता है। खिड़कियों के, बसों के, कारों के जो शीशे बनते हैं वे कांच के ही बनते हैं, क्योंकि वो पारदर्शक होता है, उसमें से बाहर देखा जा सकता है। दूसरी बात हमने बताई कि अगर कांच होता है अग्निरोधी, कांच की वस्तुएं, आपने देखा होगा कांच का गिलास कभी आग नहीं पकड़ता है। कांच की जो बनी चीज़ें होती हैं वो आग नहीं पकड़ती हैं। अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक आग पकड़ लेगा, लकड़ी आग पकड़ लेगी, लेकिन जो धातुएं और जो कांच होता है वो आग नहीं पकड़ते। तो ये भी देखा गया है कि अगर कांच के जो पतले पतले धागों से अगर जो वस्त्र बनता है तो अग्निरोधी वस्त्र होता है। अग्निरोधी मतलब जिस पे आग का असर ना पड़े। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये बहुत बड़ी खोज हुई। अब जो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनके वस्त्रों को भी इसे ग्लास वूल बोलते हैं, और इसी पतले पतले धागों से बनाया जाता है, और इस पे आग का असर नहीं पड़ता। तो बच्चों, ये थी आग से बनने वाली कई कई वस्तुएं जो कि हमें पता चला। नहीं तो पहले हम लैंप, बल्ब, दर्पण, मर्तबान, खिड़कियों के शीशे, गाड़ियों के शीशे, बस यही जानते थे। लेकिन ये कांच के और भी गुण होते हैं जिसके कारण से ये कांच 5000 साल से
जब से इसकी खोज हुई है तब से लोकप्रिय होता ही चला जा रहा है। इसका दाम भी कम है और इसे मनचाहे आकार में ढाला भी जा सकता है। तो बच्चों, आज आप इस पाठ का पठन अभ्यास करेंगे। कल हम इस पाठ की फिर से जो बचा हिस्सा है उसका पठन और व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।